इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। पिछले 17 सालों में ये किसी इंडियन लीडर का नाइजीरिया का पहला विजिट है। नाइजीरिया भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। Prime Minister Narendra Modi is the only second international dignitary to be bestowed with this national honor. नाइजीरिया के इस सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अगर देख लिया जाए तो ये अवार्ड पहले क्वीन एलिजाबेथ II को मिला था 1969 में और दूसरी बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला के नाइजीरिया के लीडर्स ने रिस्पेक्ट और ऑनर के तौर पर नाइजीरिया के एक शहर अबुजा की चाबियां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप अपने घर को ताला लगाकर उसकी चाबियां सेफ हाथों में दे सकें। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान परफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नाइजीरिया दौरे पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नाइजीरिया सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे विदेशी नेता हैं। इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ को 1969 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री जी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 3 देशों के दौरे पर पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे थे। नाइजीरिया पहुंचने पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोर शोर से स्वागत किया गया एवं भारतीय डायस्पोरा द्वारा भारतीय कल्चर और भारतीय संस्कृति से रूबरू होते हुए इस तरह से सम्मान किया गया कि वो उनको अपनापन महसूस हो। भारतीय प्रधानमंत्री जी को नाइजीरिया के शहर अबुजा की चाबी से सम्मान रूप भेंट की गई, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री जी को नाइजीरिया के लोगों द्वारा दिए गए सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। भारतीय प्रधानमंत्री जी का नाइजीरिया में किए गए स्वागत और भारतीय डायस्पोरा द्वारा दिए गए सम्मान को देख करके पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है और किस प्रकार से चर्चा कर रहा है, देखते हैं इस वीडियो में। के गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बड़े बेहतर से बेहतरीन करने में लगा हुआ है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांधी हुई है। वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर निकल जाते हैं। कभी रशिया होते हैं, कभी यूक्रेन होते हैं और अब हमने देखा है कि वो नाइजीरिया की विजिट पर हैं। उसके बाद वो ब्राज़ील और फिर गुआना जाएंगे। क्या वजह नज़र आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी तगो-दो में लगे हुए हैं कि अपने मुल्क के जो है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, तजारत जो है वो मज़ीद अपनी एक्सपेंड करें? देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, दोनों तरह से रिवर्स मार्केट भी है। एक तो पूरी दुनिया से कोई भी चीज़ आप बेचना चाहें इंडिया में बेच सकते हैं। 1.5 अरब की आबादी है और इसके साथ साथ इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है गुड्स का। हर तरह की वो आईटी से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हों वो भी वो बना रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्री और क्रॉप्स में, फसलों में, हर चीज़ में वो एक्सपोर्ट करता है। तो किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। हमें वो चीज़ बेचेंगे जो हमें ज़रूरत है और फिर इंडिया से वो चीज़, कोई भी चीज़ खरीदने में उन मुल्कों को ये आसानी होती है क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर उन मुल्कों की निस्बत चीप है, सस्ती है, तो चीज़ बनती सस्ती है। तो इस वजह से जब वो मुल्क खरीदते हैं उनको वो चीज़ सस्ती मिल रही होती है। फिर अगर किसी भी मुल्क ने, जिस तरह ब्राज़ील है या दूसरे ममालिक जो हैं, वो कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं, अगर वो बेचना चाहते हैं तो अपने मुल्क की पूरी प्रोडक्ट सिर्फ एक इंडिया को बेच सकते हैं कि इंडिया के अंदर कंज्यूमर 1.5 अरब से ज़्यादा है उस प्रोडक्ट्स के। तो कोई भी मुल्क, अगर हर मुल्क का मफादात देखता है, तो इंडिया का नक्शा कोई बड़ा प्यारा नहीं बना हुआ कि उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, या पाकिस्तान का नक्शा कोई बुरा नहीं बना हुआ कि हमारे साथ ताल्लुकात नहीं बनते हैं, या नरेंद्र मोदी साहब इमरान खान या शहबाज शरीफ से ज़्यादा प्यारे नहीं हैं, ना ये उनसे प्यारे हैं, मफादात हैं। कि अगर यूक्रेन को या ब्राज़ील को, गोवा को अपने मफादात नज़र आएंगे तो वो तो वेलकम करेंगे, वो तो किसी को भी वेलकम करेंगे। देख रहे हैं ना जिस तरह उनका वेलकम किया गया नाइजीरिया में, जैसे ही वो लैंड किया उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। वहाँ पे भारत माता जय के नारे लगाए गए हैं और इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया। अगर हम बात करें ब्राज़ील की,
तो हम क्यों नहीं जाते? हमारा कोई लीडर हमें ब्राज़ील जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वजह है? हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं, या हमें वहाँ जाते वक्त जहाज़ों में ज़्यादा पेट्रोल लगता है, या हमें मना किया गया कि भाई आपने वहाँ नहीं जाना? हम क्यों नहीं जाते? हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, बार बार जाते हैं, हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आपको नहीं इल्म इस बात का, लेकिन इशू ये है हम वहाँ मांगने जाते हैं और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके कि मांगने आए हैं। तो इसलिए वो मैं आपके घर अगर आऊँगा ना बोरी एक चावलों की या गंदम की लेके कि मैं आपको ये गिफ्ट करने आया हूँ, तो आप मेरा बड़ा अच्छा वेलकम करेंगे। मैं आपको कहूँ मैं कम कीमत पे बेचने आया हूँ, तब भी आप मेरा वेलकम करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा मैं तो गंदम लेने आया हूँ, वो भी पैसे नहीं मैंने देने, तो आपको भी एक दफ़ा दो दफ़ा आप मुझे वेलकम करेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे क्या ये एक पीछे पड़ गया बंदा। तो जब हम इसलिए उन मुल्कों में नहीं जाते, हमारे पास है ही नहीं उन्हें कुछ बेचने या देने के लिए। आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की आप इंटरनेट के हालात देख लें, वीपीएन लग गए हैं, बहुत सी वेबसाइट्स वैसे यहाँ पे बंद है, तो हम क्या बेचें किसी को? बल्कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम करते थे, उन्होंने वार्न किया पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को कि पाकिस्तान से ना अपना काम करवाइएगा, वहाँ तो किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली बन चुकी है, वहाँ पे जो है आईटी के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है और पूरी दुनिया वहाँ से चीज़ें आईटी एक्सपोर्ट कर रही है। फिर वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बनाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सस्ती बनती है और फिर दूसरे मुल्कों को हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम देखें, हम एक्सपोर्ट करते हैं चावल, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, कुछ गंदम होती है। गंदम हमारे अपने लिए ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही होती है, हम अच्छी वाली गंदम अमेरिका को बेच देते हैं या दूसरे जो मुल्क हैं चंद बड़े तरक्की याफ्ता उनको बेच देते हैं, और कम क्वालिटी वाली गंदम मिस्र से खरीद लेते हैं या यूक्रेन से खरीदते हैं। कपास अच्छी क्वालिटी के अमेरिका को बेच के मिस्र से कपास खरीद लेते हैं। या तीसरी चीज़, हमारे सियालकोट में सेक्स टॉयज बनते हैं, पाकिस्तान में बिकने नहीं होते, तो वो वहाँ बिकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो तीन बेचते हैं। अब ब्राज़ील को तो इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत, ठीक है, उनको तो ज़रूरत है आईटी एक्सपोर्ट्स की, उनको ज़रूरत है जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया है उनकी। अब प्राइस का कंपैरिजन कर लें, हमारे यहाँ एक चप्पल बनती है जिसे हम हवाई चप्पल घरों में कहते हैं, कैंची चप्पल कहते हैं, 300 साढ़े 300 की मेरा ख्याल है मिलती होगी। आपने कभी उसका इश्तिहार देखा है टीवी छोड़े सोशल मीडिया के ऊपर? कभी नहीं। क्योंकि उसके कंज्यूमर बहुत थोड़े हैं। इंडिया के अंदर वो शायद 99 रुपए की किसी ज़माने में होती थी, अब थोड़ी सी महंगी हुई होगी। उस चप्पल का इश्तिहार आता है और उसमें कौन होता है? सबसे महंगा एक्टर सलमान खान। क्यों होता है? 15-20 करोड़ वो ले रहा है ऐड का। वो क्यों अफोर्ड कर लेते हैं? उनके पास 1.5 अरब की आबादी है जिसको उन्होंने वो चप्पल बेचनी है। वो 1.5 अरब एक चप्पल में से 1 रुपया भी वो प्रॉफिट रखें तो 1.5 अरब रुपया प्रॉफिट आ रहा है उन्हें हर महीने। तो इस वजह से हमारे यहाँ एक तो चीज़ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल होता है वो हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर देते हैं। कुछ हुकूमत करी जा रही है, कुछ बिजनेसमैन करी जा रहे हैं। इंडिया ने जिस दिन इंडिया का एटॉमिक प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिस तरह हमारे पे पाबंदियां लगी थी, इंडिया पे भी लगी थी। हमने भीख मांगना शुरू कर दी थी। उन्होंने ये किया था कि टाटा को बुला के, जो यानी कि वफात पा चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उनको हुकूमत ने कहा था कि आपकी इंडस्ट्रीज टैक्स फ्री हैं, सुई से लेके जहाज तक आप बनाओ, हमने बाहर से नहीं मिलना क्योंकि पाबंदियां। और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उस बंदे ने अपनी इंडस्ट्री तो पहले ही थी, उसको एक्सपेंड किया और इंडिया को हर चीज बना के दी है, गाड़ियां, जहाज और सुई तक बना के दी। और वो काबिल उनका जो रेवेन्यू है ना पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के मुताबिक है। हमारी जीडीपी एक तरफ कर लें और टाटा के या रेवेन्यू एक तरफ कर लें। देखें जी, हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मिलते कर रहे हैं, उन्होंने 100 अरब डॉलर से ज्यादा तो चैरिटी की हुई है। उस एक नाइजीरिया के सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो नाइजीरिया का है वो उन्हें दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यस, डेफिनेटली। अगर नाइजीरिया के इस सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अगर देख लिया जाए तो बाकी मुल्कों को मिला करके ये 18th ऑनर किया गया है, 18th टाइम्स। और अगर हम यूनाइटेड नेशन के अवार्ड को भी काउंट कर लेते हैं, जो उनको यूनाइटेड नेशन में मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018। हाँ, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन से जो मिला था 2018 में, अगर हम उसको भी काउंट करते हैं तो 18th अवार्ड के वो हकदार है जो बाहर विदेशी मुल्कों में मिले हैं, मुस्लिम कंट्रीज में मिले हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी झलक आपको दे देती हूँ। 2016 सऊदी अरबिया ने अवार्ड दिया था, 2016 अफगानिस्तान ने दिया था, 2018 पैलेस्टाइन ने दिया था, 2019 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया था, 2019 रशिया ने, 2019 मालदीव्स ने, 2019 बहरीन ने, 2020 यूएस ने, 2021 भूटान ने, 2023 पलाऊ ने, 2023 फिजी ने, 2023 पापुआ ने, 2023 इजिप्ट ने, 2023 फ्रांस ने, मार्च 2024 फिर से भूटान ने, 9 जुलाई 2024 फिर से रशिया ने, 2018 यूनाइटेड नेशन द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है। आपने आपने फलस्तीन का भी जिक्र किया। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है।
मैंने तो सुन लिया, लेकिन मैंने खुद ही रिपीट इसलिए किया कि जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं कि ये फलस्तीन वाले गद्दार हो गए हैं, या मतलब पता नहीं क्या इशू है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि मुसलमानों के खिलाफ है, उसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। मतलब ये मेरी बात समझ में हाँ, नहीं आ रही। पैलेस्टाइन ने 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दिया था। जो लोग देख रहे हैं, खासतौर पे जो मेरे मुसलमान भाई देख रहे हैं, एक दफा क्रॉस चेक जरूर करिएगा। मुझे लगता है नाज़िया इलाही खान झूठ बोल रही होंगी, या झूठ मतलब बोल रही हूं मैं, और अगर मैं सच निकली तो मुझे 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब मैं आप ये सोचें कि वो पाकिस्तानी या वो लोग जो ये कह रहे हैं कि फलस्तीन में अगर जुल्म हो रहा है तो इसराइल के साथ साथ इंडिया भी इन्वॉल्व है, हिंदू इन्वॉल्व है, वो फलस्तीन वाले खुद हाईएस्ट सिविल अवार्ड, या जैसे आपने बोला है कि ग्रैंड कॉलर अवार्ड, जो आपने अवार्ड का नाम लिया है वो दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे तक जो खबर आती है, उन सीरियस नोट अगर बात करें कि हमारे तक जो खबर आती है कि वो कंट्री फलस्तीन के खिलाफ, वो कंट्री फलस्तीन के खिलाफ, क्या पाकिस्तान को भी फलस्तीन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड या कोई भी अपने अवार्ड से नवाजा है? तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और मैं उसके ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊंगा। ये मेरी फर्ज और ये मेरी ड्यूटी होगी। और अगर नहीं अभी तक अवार्ड मिला तो फिर ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। नाज़िया जी, आगे बढ़ते हैं। क्या आगे कहते बढ़ते हैं? हैं। जी जी। 2024 17 नवंबर 2024 को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रेस्टिजियस ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जी कॉन का अवार्ड मिला है नाइजीरिया में। ये अवार्ड पहले क्वीन एलिजाबेथ टू को मिला था 1969 में, और दूसरी बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। और पिछले 17 साल में ये पहली बार हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है अफ्रीका और नाइजीरिया का विजिट किए हैं, वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। डेफिनेटली 17 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक उनके काफी लंबे चौड़े टूर हैं। हालांकि हमारे भारत में झारखंड में और महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पे बाई इलेक्शन, और महाराष्ट्र में तो विधानसभा इलेक्शन है, और झारखंड में भी विधानसभा इलेक्शन है जहां पर सरकारें बननी है हमारी। तो इसके बावजूद भी जो उनके शेड्यूल में था वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए निकले हैं। 17 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक वो नाइजीरिया का विजिट उन्होंने कर लिया, ब्राजील करेंगे और ग्युयाना करेंगे। अब बात आती है कि इंडिया और नाइजीरिया के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो 2007 से था, जो ग्रोइंग इकोनॉमिक को लेकर के था। लेकिन क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो यासीन मलिक के साथ और आतंकवादियों के साथ दस्तरखान पे काफी व्यस्त रहते थे, तो इसलिए उनको नाइजीरिया में या पूरी दुनिया के, पूरी पृथ्वी के किसी भी देश में उनको अपने भारत के लिए इकोनॉमी बूस्ट होती हुई दिखाई नहीं देती थी। इसलिए वो किसी देश का दौरा कम, या हमारे भारत देश में राज्यों का दौरा कम, और वो आतंकियों के साथ और यासीन मलिक के साथ बैठ करके मुर्ग मुसल्लम तोड़ना ज्यादा सही समझते थे हमारे मनमोहन सिंह। लेकिन हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से सारे देशों का दौरा करते हैं, उसी हिसाब से भारत में भी एक एक छप्पे, एक एक ग्राम, एक एक रिमोट एरिया, एक एक रूरल एरिया, एक एक घरों का भी दौरा करते हैं। अब आती है बात कि नाइजीरिया में हमारे भारत की 200 कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है ओवर USD 27 बिलियन। अच्छा। 27 बिलियन, और ये इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा नाइजीरिया का। अब नाइजीरिया में क्योंकि पेट्रोलियम है और हमें खरीदना है, नाइजीरिया क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करता है और हम भी करते हैं, नाइजीरिया क्योंकि टेररिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से बहुत थक चुका है, और आदरणीय प्रधानमंत्री क्योंकि इनको पनपना और पालना पोसना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो नाइजीरिया और भारत के विचार बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए भी बैठना बहुत जरूरी था। अब आती